हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड फिजिक्स क्लास 12 जिसकी यूनिट 1 है हमारी स्थिर वैद्युतिकी। इसका चैप्टर 2 जिसका नाम है गॉस की प्रमेय। दोस्तों, इस वीडियो के पहले के 2 पार्ट हमारे चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। इस चैप्टर के जो पार्ट्स आप लोगों ने नहीं देखे हैं उनको पहले देख लीजिए, जिससे कि ये हमारा वीडियो आपको आसानी से समझ में आ सके। गॉस की प्रमेय चैप्टर का ये पार्ट 3 है। इससे पहले के पार्ट में हमने गॉस की प्रमेय का कथन देखा था और इसकी उत्पत्ति को भी देखा था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोगों को देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गॉस की प्रमेय जो थी हमारी वो आप लोगों ने देख ली होगी। अगर अभी तक नहीं देखी है तो पहले प्रमेय को देख लीजिए, उसके बाद के अनुप्रयोग आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो गॉस की जो प्रमेय के अनुप्रयोग हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जो पहला अनुप्रयोग है हमारा, जो पहला अनुप्रयोग है वो है अनंत लंबाई के एक समान अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो अनुप्रयोग का मतलब ये होता है कि हम इसकी सहायता से हम इनको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मतलब गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है। तो गॉस की प्रमेय का उपयोग करके हम अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसका डेरिवेशन देखेंगे तो मान लेंगे कि हमारे पास एक तार है जिसकी लंबाई अनंत है। अनंत लंबाई का एक आवेशित चालक तार है। तो यहाँ पे हम एक तार लेंगे। ये हमने एक तार ले लिया, इसकी लंबाई अनंत है तो इसको हम इस प्रकार से दिखा देंगे। अनंत लंबाई का एक तार है। ये हमने एक तार ले लिया अनंत लंबाई का। ये जो है एक समान रूप से आवेशित है तो इस पर हम मान लेंगे कि पॉजिटिव चार्ज है। आप पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी मान सकते हैं। तो प्लस का चार्ज हमने ले लिया इस पे। हम दिखा लेंगे कि ये एक समान आवेशित है और किस प्रकार का आवेश है, वो धनावेश है। इस पर हमने एक समान रूप से धनावेश दिखा लिया है। अब हम क्या करेंगे कि मानेंगे इस तार से स्मॉल आर की दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर दी है। तो इस तार से हमने मान लिया स्मॉल आर दूरी पर, यहाँ पर इस तार से स्मॉल आर की दूरी पर कोई बिंदु है P। इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो यहाँ से इस बिंदु से और इस बिंदु की दूरी जो है हमने स्मॉल आर मान ली। तो स्मॉल आर की दूरी पर बिंदु P मान लिया। तो यहाँ पे हमें P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस तार के कारण। तो क्या करेंगे, इस तार से गुजरता हुआ
एक ऐसे गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे जिसके अक्ष तार पर स्थित हों। तो हम क्या करेंगे, एक गॉसीय पृष्ठ की रचना मान लेंगे और ऐसे गॉसीय पृष्ठ की रचना करेंगे जो बिंदु P से गुजरता हुआ हो। जो हमारा तार है उसका जो गॉसीय पृष्ठ होगा एक बेलन के आकार का होगा। तो हम यह क्या करेंगे, बिंदु P से गुजरता हुआ एक ऐसा गॉसीय पृष्ठ बनाएंगे। जैसे हमने ये गॉसीय पृष्ठ एक दिखा रहे हैं, ये इसकी हम कल्पना कर लेते हैं बिंदु P से गुजरता हुआ। तो यहाँ से हमने इसको गॉसीय पृष्ठ को दिखा रहे हैं। ये वास्तव में पृष्ठ नहीं होता है, हम इसकी कल्पना कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने गॉसीय पृष्ठ की रचना कर ली। तो हम क्या करेंगे, ये बेलनाकार एक गॉसीय पृष्ठ हमने दिखा लिया। इसका गॉसीय पृष्ठ जो होगा बेलनाकार होगा। अब क्या करेंगे, मान लेंगे कि तार की लंबाई जो है वो स्मॉल l है। हमने यहाँ से तार की लंबाई को स्मॉल l मान लिया। अब ध्यान दीजिए हमें क्या करना है कि हमें अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने थी। तो हमने क्या किया, एक तार ले लिया जो कि अनंत लंबाई का है। इससे स्मॉल r की दूरी पर एक बिंदु P मान लिया जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने मान ली तार की लंबाई जो है l है। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए हम एक ऐसे गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसके अक्ष तार पर स्थित हों। तो जो बेलनाकार तार होगा उसका जो गॉसीय पृष्ठ होगा बेलनाकार होगा। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से हमें इस गॉसीय पृष्ठ के 3 पृष्ठ दिख रहे हैं। एक तो ये हमारा ये वाला क्षेत्रफल हो जाएगा जो इसके आधार का क्षेत्रफल है, एक ये वाले आधार का क्षेत्रफल और एक बेलन का वक्र पृष्ठ। तो गॉस की प्रमेय का हमें अनुप्रयोग करना है। तो इसके लिए हम इन पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे पहले। तो ध्यान दीजिए, अगर हम इस गॉसीय पृष्ठ के इस वाले क्षेत्रफल में कोई बिंदु हम ले लें, छोटा सा क्षेत्रफल, तो आपको ध्यान होगा क्षेत्रफल सदिश के बारे में। तो क्षेत्रफल सदिश जो होगा इसके लंबवत निकलेगा। यहाँ से जो इसका dA वेक्टर होगा वो ऐसे dA वेक्टर ऊपर की ओर लंबवत निकलेगा और जो यहाँ पर हमारी वैद्युत क्षेत्र होगा वो इस तल के लंबवत होगा। ये जो पृष्ठ होगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके आधार पे वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर और क्षेत्रफल सदिश परस्पर लंबवत हो जाएंगे। ध्यान दीजिए हमने क्या किया, इसके आधार के लघु अवयव का क्षेत्रफल हमने लिया dA वेक्टर। तो dA वेक्टर लंबवत निकलेगा तो इसके पृष्ठ से ऊपर की ओर जाएगा और जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो इस तार के तल में होने के कारण इसके आधार के क्षेत्रफल पर जो वैद्युत क्षेत्र है और क्षेत्रफल सदिश परस्पर लंबवत होंगे। तो लंबवत होने का मतलब थीटा यहाँ पे होगा 90। तो इसके आधार पर कोई भी बिंदु का अगर हम क्षेत्रफल लेंगे तो वहाँ पर हमें dA और E के बीच का कोण 90 मिलेगा। इसी प्रकार हम अगर इस आधार की बात करें तो इस आधार पे देखेंगे हमने कोई सा क्षेत्रफल ले लिया, सूक्ष्म क्षेत्रफल dA वेक्टर। तो dA वेक्टर जो होगा ये यहाँ पर इस पृष्ठ के लंबवत गुजरेगा और अगर यहाँ पर E वेक्टर की बात की जाए तो E वेक्टर जो है तार के तल में होने के कारण ये यहाँ पे
इस पॉइंट पे भी 90 का एंगल बनाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर हम बिंदु P की बात करें तो यहाँ पर अगर हम कोई सूक्ष्म क्षेत्रफल ले रहे हैं dA वेक्टर, तो इसका क्षेत्रफल सदिश जो होगा वो लंबवत बाहर की ओर निकलेगा। और अगर हम यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी देखेंगे तो भी ये यहाँ से लंबवत ही निकलेगी। तो इस बिंदु पर क्या होगा, बिंदु P पर dA वेक्टर और E वेक्टर की एक ही दिशाएं हो जाएंगी। तो एक ही दिशाएं होने के कारण इनके बीच का जो कोण बनेगा वो बनेगा 0 डिग्री का। ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या हुआ कि गॉसी पृष्ठ के वक्र पृष्ठ पर जितने भी क्षेत्रफल अवयव होंगे उन सभी क्षेत्रफलों और वैद्युत क्षेत्र के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा। जबकि आधारों पर जो होंगे क्षेत्रफल, उनमें क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण जो होगा वो 90 बनेगा। अब ध्यान दीजिए, अगर हम इस गॉसी पृष्ठ के प्रत्येक अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स निकालें तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो संपूर्ण गॉसी पृष्ठ से सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफलों द्वारा गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल अवयवों द्वारा संबंधित वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स को हमने आपको बताया था कि इसे d फाई ई से लिखते हैं। सूक्ष्म क्षेत्रफलों के कारण लिया है तो हम इसे d फाई ई से ही लिख लेंगे। तो यहाँ से d फाई क्या लिखेंगे हम कि पहले तो हमने इस वाले आधार पर एक बिंदु दिखाया है, तो इस वाले आधार पर हम यहाँ पर क्षेत्रफल जो लिखेंगे वो फाई ई, जो हमने आपको फार्मूला इसका बताया था, ई डॉट डी ए होता है। तो अगर इस वाले आधार की बात करें तो इसके लिए लिखेंगे ई डॉट डी ए, इस वाले आधार की बात करें तो इसके लिए भी लिखेंगे ई डॉट डी ए। चूंकि हम संपूर्ण के लिए लिख रहे हैं तो प्लस लगा लेंगे, और इस बिंदु P के लिए लिखेंगे तो भी ई डॉट डी ए। हमने क्या किया, सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल अवयवों द्वारा संबंधित वैद्युत फ्लक्स निकालना है, तो वैद्युत फ्लक्स का हमने फार्मूला बताया था ई डॉट डी ए, तो ई डॉट डी ए हमने लगा लिया। अब ध्यान दीजिए, अगर हम इस वाले आधार पर देखेंगे तो ई डॉट डी ए क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा, ये हमने आपको पहले बताया था, ई डी ए कॉस थीटा। अगर इस वाले पृष्ठ पर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें कॉस 90 मिलेगा, और अगर हम इस वाले पृष्ठ पर देखेंगे इस वाले आधार पे तो भी हमें ई डी ए कॉस 90 मिलेगा। और अगर हम बात करें यहाँ से इसके जो बिंदु P पर क्षेत्रफल है तो यहाँ पर हमें ई डी ए कॉस 0 मिलेगा। तो ई डी ए कॉस 90 का वैल्यू आपको पता होगी कि 0 होती है। कॉस 90 की वैल्यू 0 होने के कारण ये जो पृष्ठ होगा और ये वाला क्षेत्रफल हमारा 0 हो जाएगा, सॉरी इसका फ्लक्स जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो इनके 0 होने के कारण जो हमारे पास डी फाई बचेगा वो बचेगा ई डी ए। इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो मतलब क्या हुआ कि हमारे जो दोनों आधार होंगे इस गॉसी पृष्ठ के
उनसे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा शून्य होगा, और जो हमारे वक्र पृष्ठ पर जितने भी बिंदु होंगे उनसे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो ई डॉट डी ए होगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि संपूर्ण गॉसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स की अगर बात करें तो क्या कर सकते हैं हम, संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ चूंकि आधारों के क्षेत्रफलों से जो भी संबंधित वैद्युत फ्लक्स होगा वो शून्य हो जाएगा, तो हमें केवल इसके वक्र पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी होगी। तो लिखेंगे संपूर्ण गॉसी पृष्ठ से संबंधित कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए का हम क्लोज्ड इंटीग्रल कर देंगे, क्योंकि बंद पृष्ठ का हमें समाकलन करना पड़ेगा संपूर्ण गॉसी पृष्ठ के लिए। जो हमारे पास डी फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी ए आया था, इसका हमें इंटीग्रल करना पड़ेगा। तो संपूर्ण के लिए हम इसका इंटीग्रल करेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रल फाई ई इक्वल टू ई डी ए, इसका भी हमें क्लोज्ड इंटीग्रल करना होगा। तो ध्यान दीजिए, ई जो है हमारे पास वैद्युत क्षेत्र है, और वैद्युत क्षेत्र जो है चूंकि एक समान आवेशित तार है तो इसका वैद्युत क्षेत्र जो होगा नियत रहेगा। और फाई ई का हम इंटीग्रल करेंगे, सॉरी डी फाई ई था हमारे पास, तो डी फाई ई का जब हम इंटीग्रल करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा फाई ई, या एक बार इसको और लिख लेते हैं, क्लोज इंटीग्रल डी फाई ई इक्वल टू ई जो है हमारा कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और क्लोज इंटीग्रल हमारा डी ए का होगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से डी फाई ई जो है इसका इंटीग्रल करेंगे तो हमारे पास फाई ई मिलेगा, और ई को तो कांस्टेंट है ऐसे लिख लेंगे, डी ए का जो इंटीग्रल करेंगे ए लिखेंगे। डी ए जो है हमारा सूक्ष्म भाग का क्षेत्रफल है, अगर संपूर्ण भाग के लिए लेंगे तो हम ए कर लेंगे। और आपको पता है कि जो हमारा गॉसी पृष्ठ है वो बेलनाकार है, और बेलनाकार के आधारों के क्षेत्रफलों से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो शून्य है, और वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स जो है वो ई ए के बराबर है, ई डॉट डी ए के। तो हम यहाँ से ए जो है वो बेलन का वक्र पृष्ठ रख सकते हैं, क्योंकि वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला ही वैद्युत फ्लक्स हमें प्राप्त हो रहा है, बाकी आधारों पर जीरो हो जा रहा है। तो ए की जगह पर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला जो होता है 2 पाई आर इंटू एच होता है, जो एच यहाँ पे बेलन की ऊंचाई होती है, और यहाँ पे हमने लंबाई जो मानी है वो एल मानी है। तो ई इंटू हम यहाँ पर रखेंगे, ए की जगह पे हम क्या करेंगे 2 पाई आर एल रखेंगे। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया कि बिंदु P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। फाई ई जो हमने निकाला ई इंटू 2 पाई आर एल, परंतु हमें गॉस ने बताया था कि गॉस की प्रमेय हमने आपको बताई। तो गॉस की प्रमेय से क्या होता है, फाई ई जो होता है हमारा वो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, ये हमें गॉस ने बताया था। अब यदि हम मान लें तार जो है वो एक रेखा में होगा, तो इसको हम साइड में इधर लिख देते हैं। तो तार जो है हमारा वो रेखा में होगा, एक सरल रेखा में होगा। तो हम तार का अगर आवेश घनत्व तो मान लें
लैम्डा हो। क्योंकि हमने आवेशों का वितरण आपको पहले चैप्टर में बताया था, तो आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा हो। क्योंकि तार जो है सरल रेखा में है, तो आवेश का रेखीय घनत्व जो होता है लैम्डा, वो हमने आपको बताया था अगर तार की लंबाई L हो तो Q/L होगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम Q को निकालें तो Q जो मिलेगा हमें लैम्डा L मिलेगा। ध्यान दीजिए, Q जो मिलेगा वो लैम्डा L मिलेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, गाउस की प्रमेय में जो प्रमेय थी फाई इक्वल टू Q/ε0, इसकी जगह पे Q की जगह पे हम लैम्डा L को रख सकते हैं। तो लैम्डा L रखने पे हमें फाई ई जो मिलेगा वो लैम्डा L/ε0 मिलेगा। इसको हम पॉइंट 2 बना लेंगे। इतना आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। हमने रेखीय आवेश घनत्व का यूज किया, चूँकि तार सरल रेखा में था इसलिए। अब हमने यहाँ से फाई ई जो निकाल लिया वो लैम्डा L/ε0 निकाल लिया। अब ध्यान दीजिए, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को जो हमने इक्वेशन बनाई है 1 और 2 दोनों ही फाई ई की वैल्यू हैं। तो 1 और 2 से हम क्या कर सकते हैं, दोनों को बराबर कर सकते हैं, चूँकि दोनों ही फाई ई की वैल्यू हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या करेंगे, जो हमारी एक समीकरण थी फाई ई की वैल्यू उसमें भी दी है, दूसरे में भी फाई ई की वैल्यू दी है, तो E × 2πRL यहाँ से लिख सकते हैं इक्वल टू लैम्डा L/ε0। ध्यान दीजिए, हमें ज्ञात क्या करना है कि अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब हमें E का फार्मूला निकालना है। तो E को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, E को निकालने के लिए हम 2πRL को इस बराबर के RHS में ले जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा लैम्डा L/ε0। RHS में आने पर ये हमारा 2πRL इसके अपान में आ जाएगा। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, L से L को कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास जो E का फार्मूला आएगा, इधर आपको लिख देते हैं, E का जो फार्मूला आएगा वो आएगा लैम्डा 2πε0R, 2πε0R। तो ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला डेराइव होके आ गया है, जो है अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको हमने गाउस की प्रमेय की सहायता से ज्ञात किया है, क्योंकि इसमें गाउस की प्रमेय का अनुप्रयोग है और हमने गाउस की प्रमेय का प्रयोग भी किया है। तो इसका फार्मूला हमने डेराइव कर लिया है। इस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो ये गाउस की प्रमेय का हमारा पहला अनुप्रयोग था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इस फार्मूले की सहायता से अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ज्ञात किया जा सकता है। अगर आपको रेखीय आवेश घनत्व पता हो और यहाँ पे 2πε0 ये नियतांक है, और अगर बिंदु से तार की दूरी पता हो तो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र आसानी से निकाला जा सकता है। ये गाउस की प्रमेय का पहला अनुप्रयोग है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम और भी अनुप्रयोगों को देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर यूपी बोर्ड फिजिक्स से संबंधित कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए और कंप्लीट कोर्स को पढ़िए, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।